पी ब्लॉक ही है पूरा ना? हाँ पी ब्लॉक। चलो इसके बारे में लिखो ClO2। अच्छा, तुम लोग को ये इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मालूम है ना कि अनायन को हमेशा आइड लिखते हैं। हाँ सर। जैसे मान लो F2O क्या होगा, फ्लोराइड है कि ऑक्साइड है? F2O। ज्यादा फ्लोराइड। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोराइड, फ्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। तो फ्लोरीन, तो इसलिए वो फ्लोराइड है, दैट इज नॉट एन ऑक्साइड। ठीक है, ये सब थोड़ा ये भी अभी याद आया। इसका नाम है क्लोरीन डाइऑक्साइड। चलो इसके बारे में खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने पहले ही बता दिया है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और टेंडेंसी नहीं है डाइमराइज करने की, यही सबसे खास बात है। ये लिख लो, एज ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, रीजन लिख लो। या चलो इसको देख ही लो, ये पता नहीं मिस नहीं करूंगा, हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन डी ऑर्बिटल, चलो इसको देख ही लो। मैं थोड़ा 10 मिनट लगेगा इसमें, चला ही जाता हूँ। चलो इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वाला है। ClO2 का स्ट्रक्चर देखो, इसका डाइमराइज नहीं होने का क्या कारण है? बेसिकली ये है ClO2 और ClO3 ये है। चलो ध्यान से सुनना इधर, ठीक है? दोनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है? दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देखो साइंटिस्ट लोग ने ClO3 को ऐसे किया है, 3s 3p और 3d। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, खुद से बना के देखना। एक्साइटेड स्टेट में होगा 1 2 3 4। सर पहला स्लाइड है क्या? हाँ, ये पहला स्लाइड है, 5 6 7। अब देखो इसमें क्या है, ClO3 का बता रहा हूं पहले, ClO3, ठीक है? तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इसमें हुआ क्या होगा, ClO3 कैसे बना होगा, यहां पर ये तीनों जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं किस ऑर्बिटल से बने ओवरलैप से? क्लोरीन का कौन सा ओवरलैप किया है? sp3। हाँ बोलो। सर पहला स्लाइड है ना सर? हाँ पहला स्लाइड, वो लोग किए हैं sp3 से, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉन बच गया तुम्हारा अनपेड वाला, किसमें? sp3 में। अच्छा, बाकी 3 पाई बॉन्ड्स कैसे बने होंगे? हाँ, बाकी 3 पाई बॉन्ड्स कैसे बने होंगे? p पाई d। तो बेसिकली ClO3 है, ठीक है? और ClO3 की टेंडेंसी देखी गई है डाइमराइज करने की। ClO3 भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बट दिस डाइमराइजेस टू फॉर्म Cl2O6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी डाइमराइज करने की होती है। इसको जल्दी लिखो सब लोग। मैंने ये ClO3 का बनाया है, ये जितना भी चीज। दोनों अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर कहाँ किया? ऑड इलेक्ट्रॉन तो रखा हुआ हो ना, ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर किया डायमराइज करने हो? के ओ लिए। मतलब डाइमराइज में। हाँ 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 हाँ, तो ClO3 में Cl2O6 नाम का चीज एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये हो गया, आगे बढ़ूं? 1 सेकंड सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक है।
10 सर। ठीक है, अब इधर देखो। अब आते हैं ClO2 के बारे में। ClO2 के बारे में साइंटिस्ट लोग को मालूम पड़ा कि ये भाई ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, बट एक बहुत अजीब सा टेंडेंसी है। ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये डाइमराइज नहीं करता है। अब देखो यार, केमिस्ट्री में है क्या, साइंटिस्टों के पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है, उसके बाद ही वो अपना थियरी बनाते हैं ताकि अपने ऑब्जर्वेशंस को वो सेट करें। अब देखो तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये डाइमराइज नहीं कर रहा है। देखो साइंटिस्ट लोग को पहले क्या लगा होगा, देखो ऐसा, इसमें एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं 3 4 5। सब लोग सुनना ध्यान से, पहले बता रहा हूं। पहले उनको लगा कि चलो इसका भी मान लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कैसा होगा, अगर ये मान के चलते हैं तो तब तो ठीक है, तुम्हारा एक ऑक्सीजन। सर आपने एक्साइटेड स्टेट बनाया ना? हाँ, हमेशा एक्साइटेड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ClO2 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? अरे 7 होते हैं ना, तो 3s नहीं गया ना। हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा इधर देखो क्या है, इनको सर पहले लगा, और बार समझा दो, समय डिस्कनेक्ट हो गया सर। मैं अभी बोल रहा हूँ ClO2 का बोल रहा हूँ कि ClO2 के बारे में साइंटिस्ट लोग को पता चला कि ये डाइमराइज नहीं करता है। ठीक है, उनको भी लगा ClO2 ऐसा होता है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है, बट ये डाइमराइज नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब उनको लगा कि भाई ये भी sp3 अगर होता, अगर ये sp3 होता तो एक सिग्मा बॉन्ड sp3 बन जाता, लोन पेयर किस ऑर्बिटल में रहता, sp3, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, कोई भी इन तीनों में से, वो भी एक अनपेड में रहता, और बाकी दो पाई बॉन्ड्स बना लेते। बट अगर ऐसा हुआ तो फिर टेंडेंसी डाइमराइज करने की होनी चाहिए। डाइमराइज करने की इसलिए होनी चाहिए बिकॉज इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 then the odd electron molecule is localized, मतलब वो एक जगह से मौजूद है, and ClO2 should show dimerization, बट उनको क्या दिखाई पड़ा कि ये डाइमराइज नहीं करता है, तो उन्होंने अपने थियरी को बदला, और ये करेक्ट है। एक्चुअली उनके मानना ये है कि Cl जरूर यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो क्या हो रहा होगा, Cl जरूर यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2, और देखो कैसा बन गया होगा, इधर देखो Cl आया होगा, एक sp2 एक ऑक्सीजन के साथ, एक sp2 एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर बचा ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पी पाई बॉन्ड होगा, ये भी एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको? डी पाई डी पाई पी पाई ऑक्सीजन का, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। अब यहां पर उनको लगा कि अगर ये, और हाँ एक लोन पेयर तो ये बचा ही हुआ है, ये वाला sp2 ऑर्बिटल में, इसकी तो ये तो पहले से एक ऐसे बचा हुआ है, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये बचा हुआ है। और अब इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जो कि थोड़ा बहुत लॉजिकल लग रहा है, कि ये जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है दिस इज डीलोकलाइज्ड, इसके पास 4 ऑर्बिटल्स में रहने की टेंडेंसी है, इसके पास 4 डी ऑर्बिटल्स है ना, इसमें से किसी में भी रह सकता है। तो सिंस दैट odd electron is delocalized in these 4d orbitals, it is showing no tendency of dimerization. अगर वो sp3 मान लेते तो क्या प्रॉब्लम होता,
तब इसका मतलब है कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एक लोकलाइज्ड जगह पर है, फिर डायमराइज करेगा। जैसे ClO3 में देखो, ClO3 में मैंने उस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को sp3 में डाला है, तो फिर वो डायमराइज कर रहा है। लेकिन ये डायमराइज नहीं कर रहा है सिंस द ऑड इलेक्ट्रॉन is delocalized in remaining 4 d orbitals. सर sp3 में डिलोकलाइज क्यों नहीं है? sp3 में अगर है तो sp3 अगर मानेंगे तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को किस ऑर्बिटल में होना पड़ेगा? sp3 में, ठीक है। और अगर sp3 में है तो sp3 एक जगह है यार जहां पर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। लोकलाइज समझते हो ना, रेजोनेंस नहीं है एक तरीके से, हाँ रेजोनेंस सर। है ना, मतलब लोकलाइज। sp3 एक ही टाइप का होता है, तो लोकलाइज्ड हो गया। तो उनको लगा अगर भाई मैं इसको sp3 मान लूंगा सेम एज दैट ऑफ ClO3, तब this odd electron molecule should also dimerize, but observations are showing that ClO2 does not show dimerization. तो उनको लगा कि नहीं यार ये गलत है, जरूर कोई एक्सप्लेनेशन तो देना होगा। तो उनको लगा जरूर ऐसा होगा कि ClO2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें ये जिसको मैं दिखा रहा हूं अभी मैं ब्लू से, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये जरूर d ऑर्बिटल में है, और चूंकि ऐसे 4 d ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी है, इन चारों में कहीं भी हो सकता है, जो ब्लू से दिखा रहा हूं। चूंकि उन जो चारों d ऑर्बिटल्स में कहीं भी हो सकता है, दैट इज delocalized, and if that is delocalized, that is precisely the reason that ClO2 has no tendency to show dimerization. इसीलिए उन्होंने अपना थियरी चेंज किया, और ये करेक्ट थियरी है। पहला वाला थियरी sp3 वाला वो गलत है। सबको समझ में आया? यस हम सर। लोग ऑड सर लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना। हाँ हाँ, सर हम तो ऑड इलेक्ट्रॉन को वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते थे ना। मैं ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये तो ऑब्जर्व, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो एक ऑब्जर्वेशन है, वो लेकर आया है कि कोइंसिडेंटली नहीं लेकर आया, उससे कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, रटो मत कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन, दैट हैज नथिंग टू डू विद ऑड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता सकता है। तो आपने ClO3 का भी ऑब्जर्वेशन से ही बोला। हाँ, ClO3 का भी ऑब्जर्वेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पूरे ऑब्जर्वेशन है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा रिकॉल करो तो एक लिमिटेशन है ये। दिस इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत हद तक ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो देखता है बॉन्डिंग और बनाता है। बताओ, तुमको ये इंफॉर्मेशन जानना है। अब बताओ किसी को डाउट है तो आगे बढ़ूं अब? यस सर एक सेकंड सर। हाँ कर लो। तो ClO3 में क्या है? ClO3 में sp3, and since the odd electron is localized, it shows dimerization. और ClO2 में भी साइंटिस्ट लोग को लगा कि ClO3 कर देते हैं sp3, बट वही है, केमिस्ट्री में चीजें बाद में आती हैं, पहले ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन उनका ये ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच नहीं किया, तो उनको लगा ये जम नहीं रहा है यार, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये भी अगर sp3 मान ले तब ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन ये लग रहा है, और अभी साइंस इसी को मानता है कि ClO2 में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन बहुत हद तक रहता है, ये डीलोकलाइज्ड। अगर याद हो तो NO भी बहुत कम टेंडेंसी शो करता था, बिकॉज उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड था, एक बार नाइट्रोजन पर एक बार ऑक्सीजन पर। चलो अब हो गया। हाँ सर। मतलब बेसिकली वैसा तो केमिकल बॉन्डिंग में था, बट सोचा कि बनाई दो, जब इंपॉर्टेंट चीज है तो कर ही लो, ठीक है। अच्छा, ClO2 में कितने d pi p pi बॉन्ड्स? ClO2 में एक
एक, हाँ एक। याद रखने, सभी इंटर टाइप में पूछता है कितने पी पाई कितने डी पाई सब पूछेगा। ठीक है, प्रिपरेशन लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका अब याद ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है, अगर याद ही रखना हो तो। ये ClO4 माइनस है, ठीक है। ठीक है, येलोइश गैस है रूम टेम्परेचर पे। सर वो ClO2 के बाद कौन सा कंपाउंड लिखा सर आपने? Na? सर वो विजिबल नहीं। वो ये वाला, ये लिखा हूँ ClO2 प्लस NO2 प्लस ClO4 माइनस। सर येलोइश गैस एट रूम टेम्परेचर किसका बोला है? ClO2, जितनी बात बता रहा हूँ ClO2 बता रहा हूँ। प्रिपरेशन पहला वाला ClO2 के बारे में अगर पहला प्रिपरेशन याद रखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नो टेंडेंसी टू डाइमराइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, क्यों नहीं डाइमराइज होने का रीजन पूछता है, वही बता दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी कुछ चीजें देख लेंगे। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तब तो Cl2O6 मिलता है। येलो कलर का सॉलिड है प्लस O2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वैसे नाम देते हैं। ठीक है, ये NaOH सोल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देता है।
सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने ClO2 का एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें आपने एक पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्यों लिया आपने? वहां पर क्या किया? हाँ p ऑर्बिटल में हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हाँ बोलो। वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, पाई इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? वो एक बच नहीं गया नहीं, था ना। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, नहीं गलत बोल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ही था, मतलब पता नहीं पाई लिखा क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है वो। हाँ चेंज। लेकिन वो जो एक p ऑर्बिटल बच गया था ना sp2 के बाद, हाँ हाँ। तो वहाँ पे अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिए? ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता वहाँ पे? ओ, ये बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ वो एक p ऑर्बिटल छूट गया था ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि sp2 है। अब बताना क्या डाउट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो चला गया एक सिग्मा में, ये चला गया एक सिग्मा में, ये चला गया पाई में, ये चला गया पाई में, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब सर बताओ वो क्या ऑड डाउट? इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में नहीं हो सकता, अगर हाँ, पाई की अगर जगह? ऑड इलेक्ट्रॉन, हाँ समझ गया समझ गया, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन p मॉलिक्यूल में है तो उसके पास क्या कोई और जगह है डिलोकलाइज होने का? अरे नहीं। नहीं है ना, तो फिर से डाइमराइज कर जाएगा ना। अच्छा मतलब समझाने के लिए ऐसे समझ लो। हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पहले ऑब्जर्वेशंस आए, पूरा केमिस्ट्री ही ऑब्जर्वेशन है यार, पूरा दुनिया ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन आया है, बाद में वो अपना थ्योरी फिट कर दिए। अगर वो ये मानते कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जैसा तुम सोच रहे हो, जो कि सही है, उनको भी लगा होगा कि भाई अगर ये मैं ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मान लूं, ये वाला ब्लू वाला जो भी तुम मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो फिर से p ऑर्बिटल में रहता और डीलोकलाइज होने के उसके पास ऑप्शंस नहीं होते। वाई? बिकॉज p ऑर्बिटल्स बाकी दो तो ऑक्यूपाई हो ही गए हैं पाई सिग्मा बॉन्ड में, हाँ तो मतलब लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड हो गया इसका मतलब डाइमराइज करना चाहिए, लेकिन डाइमराइज कर नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई डी वाले को भेजो ऑड इलेक्ट्रॉन। अरे कोई एक्सप्लेनेशन तो देना है ना, क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, हाँ तरुष हो जाएगा सिलेबस, ऑड सर इलेक्ट्रॉन आपकी वॉइस मॉलिक्यूल, क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ अभी आ जाएगा। आ रही है सर, बोल ऑड के आ रही है। इलेक्ट्रॉन, अरे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है उसकी तो टेंडेंसी डाइमराइज करने की होती है ना। समझ चलो गया। आगे बढ़ो, है ना। चलो ये भी हो गया तुम्हारा, क्या Cl, अभी क्या बनाए थे, हाँ नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए Cl2। सर आपने थर्ड रिएक्शन क्या लिखा था पिछले स्लाइड में? थर्ड रिएक्शन लिखा था ClO2 प्लस I माइनस, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, वो I2 प्लस Cl माइनस बना देता है, नहीं सर, Cl माइनस में रिड्यूस सर कर उसके देता ऊपर वाला कौन सा था? है H2O2 के साथ, H2O2 प्लस ClO2 प्लस OH माइनस, ClO2 माइनस प्लस H2O प्लस O2। ओके सर, थैंक ठीक है, येलो ब्राउन गैस है। इसके बारे में तो ज्यादा चीजें नहीं हैं, बस एक रिएक्शन लिख लो, यही प्रिपरेशन है। सर बाकी चैप्टर्स में भी इतने सारे नोट्स होंगे? इसके बाद अब एक ही तो बचा है यार, वो तो सबसे छोटा है। देखो यार नोट्स जो है ना वो डिपेंड करता है, मैं सच्ची अगर बताऊं तो पहले ही बता चुका हूं, डिपेंड करता है गोल क्या है। गोल बड़ा है तब तो यार पढ़ाई करो, गोल छोटा है तब क्या है, तब तो ठीक है यार, जितना कर सको। मेरा मानना है कि मैं उतना पढ़ाऊंगा कि भाई
मैं ये सोच के थोड़ी ना पढ़ाऊंगा कि एनआईटी जाना है, मैं तो यही सोच के पढ़ाऊंगा सबको आईआईटी जाना है। मेरा तो कॉन्सेप्ट वही है, तो मैं वही सोच कर दे रहा हूँ। बाकी लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है, एक बार जब हो जाएगा तो बता दूंगा। ये नोट कर लिए सब लोग? यस सर। ठीक है, ClO2 भी सर खत्म है। सर सॉल्ट हाँ, एनालिसिस कब तक होगा? हो जाएगा यार, अक्टूबर एंड तक हो जाएगा, करा दूंगा। अक्टूबर एंड तक? हाँ, सर एमटी में आ रहा है, सर में आ रहा मेटलर्जी है भी आ अच्छा। रहा है। मेटलर्जी एमटी और में क्या क्या आ डीआरएफ रहा है? पी ब्लॉक भी ब्लॉक आ तो रहा इस भी है। खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या है? ईएफ ब्लॉक, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस। यार डिपेंड करता है कैसे क्लासेस लगाते हैं। अगर लगातार ऐसी ही क्लासेस लगा जैसा इस वीक लगाया है 4-4, तब तो शॉर्ट एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा। मतलब अब बट ऐसा तो डीएनएफ नहीं ब्लॉक कि भी आ रहा है। हाँ, उतना तो थोड़ा नहीं चलेगा, थोड़ा उतना तो प्रॉब्लम हो सकता है यार। तो सॉल्यूशंस भी आप ही पढ़ाओगे क्या? नहीं यार, पता नहीं अब क्या है, क्या क्या वो लोग दे रहे हैं पता नहीं। मैं तो ऑलरेडी इतना, बात है पहले ट्रैक चलाएंगे तब ना, ये लोग तो एक ही में इनऑर्गेनिक में इतना दे दिए हैं, प्रॉब्लम भी तो हो जाता है। खैर देखो, एक सिंपल सा चीज है यार, सिलेबस हो जाएगा। ज्यादा तुम लोग का ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। अगर वो होगा तो मैं ही एक्स्ट्रा क्लास लेकर खत्म करूंगा, उसका कंसर्न मुझे खुद है। हाँ, लेकिन ये भी फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा कि पूरा अक्टूबर एंड तक मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाए, वो भी शायद ऐसा नहीं। बट बहुत ही छोटे चैप्टर्स बचेंगे, मेटलर्जी एंड डी एंड ब्लॉक, दीज आर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स। सभी इंफॉर्मेटिव हैं, वो हाईली इंफॉर्मेटिव है, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल याद ही रखना है। ठीक है, चलो चलो ब्लीचिंग बॉर्डर पर आओ। सर तो फिर एमटी तक नहीं हो पाएगा? यार ये डिपेंड करता है कैसे क्लासेस लगाते हैं यार, अब मैं क्या उसमें बोलूं। इनफैक्ट बाकी सेंटर्स का भी वही हालत है, तुम लोग इतना टाइम, बाकी सेंटर में तो अभी हाँ मतलब खत्म ही फिर होने अगर वाला होता। एक्चुअली अगर हम लोग का कंप्लीट नहीं हो तो वो लोग बाकी लोग का भी चेंज कर देंगे ना। हाँ, वो बाकी में सेंटर से पूछे नहीं हो क्या उन लोग का भी? तुमको लग रहा है पी ब्लॉक ही चल रहा होगा अभी? बात किए हो, बात करो, सब में वही चल रहा है। इतना सिलेबस को लेकर वरी मत करो यार, सिलेबस को लेकर वरी मत करो। ज्यादा इसमें करो कि जो हो रहा है सही से हो। मैं सच बता रहा हूँ, और सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नवंबर एंड तक मैं बोल रहा हूँ, वो खत्म कर ही देगा। तो वही है, उसको लेकर उतना टेंशन मत लो, थोड़ा चलो ठीक है, एक दो टेस्ट जो होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है, ये पहली मालूम है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और इसका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं। Bleaching powder shows oxidizing and bleaching properties on account of oxidation. अब इसके रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे भी लिखते हैं, याद है ना, पहले बताए थे, CaOCl2।
जल्दी लिखे। डन सर। सर 1 मिनट। एक मिनट। सर आप डाउट कब लेने वाले हो पी ब्लॉक के? ले लूंगा यार, अब सिलेबस खत्म हो जाए मैं सब कर लूंगा। चिंता मत करो, मैं डाउट्स अलग से तुम लोग का रखूंगा। कब लूं सिलेबस को? सबसे पहला प्रायोरिटी सिलेबस है ना यार, नहीं तो मैं ये संडे TWD रखा है पी ब्लॉक। एकदम नोट्स को एकदम देखो ध्यान से, मैं गारंटी दे रहा हूँ सब बन जाएगा। डाउट्स नोट्स को एकदम बार बार पढ़ाई करो। मैं इतने एक्सटेंसिव नोट दे रहा हूँ कि अगर तुम उसको सही से देख लिए तुमको बन जाएंगे। 100% की बात नहीं करूं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा करोगे। और डाउट्स भी अगर होंगे तो मेरा मानना है कि बहुत कम अंत तक होने चाहिए, हर चैप्टर में बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि नोट्स से मैक्सिमम आएगा ही। पता नहीं तुम लोग कर रहे हो तो क्या ज्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, सर। इतना नहीं है। हाँ मतलब कम ही आएगा। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, ये एसिड के साथ, ये पूरा सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये CaOCl2 प्लस CO2 जब डालते हैं तो वापस Cl2 बन जाता है। ठीक है, और लास्ट एक रिएक्शन लिख लो, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग सर, ये भी खत्म हुआ ब्लीचिंग पाउडर। नोट कर लिया? हाँ सर। ये हम लोग लास्ट में आ गए हैं, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड हम लोग पहले कर चुके हैं स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। मैं सिर्फ प्रिपरेशन पे जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपको प्रिपरेशन एक दो याद रखना है। सबसे पहले HOCl,
ठीक है। उसके बाद HOF, ये अभी का प्रिपरेशन है, H2O प्लस F2 -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, तो HOF प्लस HF। वैसे याद है ना, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देता है, अगर माइनस इतने लोअर टेम्परेचर्स में नहीं जाएंगे तो अब पानी से क्या कर लेता है वो, ऑक्सीजन बना देता है, बट इतने लोअर टेम्परेचर्स पे बेचारा रुका हुआ है। अच्छा, HCl के बारे में बता दिए थे ना, सनलाइट पड़ेगा तो किस में टूटता है ये, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, HClO2, कॉपी करो। हो गया। हाँ सर। HClO2 के बारे में एक रिएक्शन लिख लो, दो रिएक्शन, KI, I2 बाहर निकलता है। एसिड सोल्यूशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। HClO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट। सर कोई भी एसिड सॉल्यूशन। हाँ, एसिडिक मीडियम होना चाहिए अलग से। खुद भी एसिड है, थोड़ा और कैटलाइज करने के लिए डाल देते हैं। हो गया। नहीं एक सर, सेकंड एक मिनट। डन सर।
एक मिनट। हाँ रुको। चलो आगे बढ़ो। SO2 डालते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। HClO4 का प्रिपरेशन, चलो ये भी है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में HClO4 में अगर P2O5 डालोगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका एनहाइड, किसका एनहाइड्रेट है ये? Cl2O7 बन जाएगा। ClF3 याद रखना, थोड़ा इसका शेप सब याद रखना। ClF3 Cl plus F2XS ClF3। ये जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ClF3 बहुत ही रिएक्टिव होता है ये, तो ये याद रखना। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर जनरली। ClF3 and BrF3 mainly used, ये याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ UF6। सर एनरिचमेंट मतलब? देखो हाँ सर, एनरिचमेंट
सर वो CLF के ऊपर एक डॉट भी है। नहीं नहीं, सर वो लास्ट वाला रिएक्शन बताए ना एक बार, वो यूरेनियम क्या वाला। था? अच्छा, Cl2O6 मालूम है ना सॉलिड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करता है? ये केमिकल बॉन्डिंग में की हो Cl2O6 सॉलिड स्टेट, ClO2 प्लस ClO4 माइनस। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताओ। ये सब तो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये सब तो नॉन पोलर है। बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर डिस्पर्शन फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स सेम है ना? हाँ, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बोल रहा हूँ ना। हाँ। हम्म। ये तो मालूम ही है, दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होता है? 0। आगे बढ़े। यस। ये जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये नोबल गैसेस में ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पानी में जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज करता है,
इसका रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों? अच्छा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है सॉल्युबिलिटी के लिए? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है? लार्ज साइज के कारण। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? सुने हो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ। अरे पानी पोलर है ना, और ये सब नॉन पोलर हैं, तो अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना चाहिए, तभी ना जाकर सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल क्यों होगा? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल जो है पानी का, वो इंड्यूस करता है डाइपोल में। अब जिसमें सबसे अच्छा डाइपोल इंड्यूस करेगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अब आते हैं कि सबसे अच्छा डाइपोल किसमें इंड्यूस करेगा। तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो ज्यादा पोलराइजेबल कौन है? सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन है? जिनॉन, है ना। द नोबल गैस एटम गेट्स डिस्टॉर्टेड। सर ये फजान रूल जैसा कुछ है। हाँ, फजान जैसा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर तुम एक चार्ज्ड स्पीशीज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा चीज ज्यादा अपने आप को डिस्टॉर्शन करता है, उसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस होना। ठीक है। अब जिनॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने खुद के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत दूर है, तो उसको पोलराइज करना सबसे आसान होगा, और उसको अगर पोलराइज करना सबसे आसान होगा तो उसमें ज्यादा पोलर बॉन्ड इंड्यूस होंगे, और जितना पोलैरिटी इंड्यूस होगा उतना स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। वही लिखा रहा हूं। And these induced dipoles attach themselves to water dipoles. है ना, यही सॉल्विटी का कारण है। जल्दी लिखो, इसका रीजन लिखता हूं। ये समझ में आया? पहले सॉल्युबिलिटी का कारण क्या है? पानी जो है वो डाइपोल इंड्यूस करेगा, और ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। क्या नोट कर लिए? यस सर। अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, रुका हुआ। हो गया सर। ठीक है। तो रीजन क्या बोलेंगे? इन अ लार्जर एटम
मतलब xenon electron cloud is less tightly held. Therefore can be easily polarized. और इसमें सबसे ज्यादा इंड्यूस डाइपोल आएगा। सर आपने थर्ड वर्ड क्या लिखा है, लार्जर? हाँ, लार्जर। इन अ लार्जर एटम, एग्जांपल में xenon, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो उसको दूसरा पानी का मॉलिक्यूल अच्छे से पोलराइज कर पाएगा और इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। अच्छा, सबसे आसानी से लिक्विफाई किसको किया जा सकता है? हीलियम। हीलियम। गलत बोले हो, लिक्विड हीलियम को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। सर xenon ना, क्योंकि उसमें फोर्सेस ज्यादा है वैंडरवाल वाले। हाँ, लिक्विफाई का मतलब क्या है? तुम गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, उनको पास लाना चाह रहे हो। तो यार जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे ना तुमको, उनको पास लाना तो और अच्छा आसान होगा ना। समझा क्या बोला? तो सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन किसमें होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। सर नहीं समझा सर। लिक्विफाई का मतलब क्या है? लिक्विफाई का मतलब है तुम चाह रहे हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसका मतलब तुम ये चाह रहे हो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आए किसी तरीके से। अब जिस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल में पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उसमें पहले से पास आने की टेंडेंसीज ज्यादा है, तो उनको लिक्विफाई करने में आपको एफर्ट कम पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। तो सबसे ज्यादा तो लिक्विफाई आसानी से डाउन द ग्रुप में बढ़ेगा ना। xenon को लिक्विफाई करना सबसे ज्यादा आसान होगा। हाँ सर समझा। समझा? लिक्विफाई का मतलब ही है तुम उसको पास लाना चाह रहे हो। तो पास लाने का मतलब है पहले से कोई अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको सपोर्ट करेंगे, तो और तुमको तुमको कम कर, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। और वो सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से xenon में है। ठीक है, सर बट बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा है ना। हाँ बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट और इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों अलग ही चीजें हैं ना। लिक्विफाई का मतलब होता है ठंडा करना ना, बॉइलिंग पॉइंट उल्टी डिफरेंट है। ठंडा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना। किसमें? लिक्विफाई में ना। हाँ, हाँ, तो बॉइलिंग का उल्टा ही है ना। नहीं रे भाई, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? बस गैस को लिक्विड और कुछ नहीं। ये 10th का डेफिनेशन कर रहे हो यार। एसटीपी वगैरह। बहुत प्रेशर, इक्विलिब्रियम, कितनी सारी चीजें हैं बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन। चलो, और एक लास्ट आगे बढ़ो, ये नोट कर लिया? हाँ सर।
क्लैथरेट्स क्या होते हैं, इस पर भी थोड़ा जान लो आइडिया। ये जो नोबल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट ट्रैप्ड in the cages formed by crystal structure of ice. Xenon is trapped in the cavities. आइस का होता है ना केज लाइक स्ट्रक्चर, these compounds are called clathrates. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हीलियम एंड जिनॉन, हीलियम एंड नियॉन do not form clathrates. Because gas atoms are small enough to escape from cavities. सर हाँ बोलो। सर इनर्ट गैसेस के पास तो वंडरवॉल रेडियाई होते हैं ना, हाँ, तो सर वो तो बहुत बड़े होते हो कि तो वो ट्रैप कैसे हो जाते हैं? बड़ा तो इस, हाँ बोलो, फिर से बोलो, क्या डाउट क्या था? तो बड़ा वो होता है बहुत तो बड़े होते हैं ना, तो उनका रेडियाई वो ऐसा। बड़े और देखो, बड़ा और छोटा जो है एक तो रिलेटिव टर्म है। सबसे पहले ये एटॉमिक रेडियाई के मुकाबले बड़े हैं, मतलब एटॉमिक रेडियाई बड़ा एब्सोल्यूट में नहीं है। और दूसरा, केज लाइक स्ट्रक्चर का जो साइज है, जो भी कैविटी का जो साइज है, वो ऑब्जर्वेशन वाइज ये हीलियम नियॉन को छोड़ करके बाकी सबको ट्रैप करने में देखा गया है कि कंफर्टेबली वहां पर फिट बैठ जाते हैं। समझो एक वॉइड है और एग्जैक्टली वहां फिट बैठ जाते हैं। लेकिन हीलियम और नियॉन कुछ ज्यादा ही छोटा है, उसको फिर नहीं पकड़ पाते हैं। तो बड़ा साइज तो, तुम जहां पर अगर तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है तो तुम ये सोच रहे हो कि बड़ा को एब्सोल्यूट में ले रहे हो। बड़ा वैन डर वाल्स रेडियाई बड़ा है, बट वो इतने बड़े नहीं है कि फिट ना हो पाए। केजेस का साइज हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में छोटे हो, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि स्केप ही कर जाए। मतलब एग्जैक्टली ऐसे समझो ना, ऐसे लैटिसेस वॉइड बनाए हुए हैं, तो भाई एक पर्टिकुलर टाइप का ही ना यहां पर फिट होगा। बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको बाकी होल्ड करके नहीं रखे रहेंगे, और बहुत बड़ा हो जाएगा तो अंदर ही नहीं आ पाएगा। तो ऑब्जर्वेशन वाइज एग्जैक्ट साइज होना चाहिए जो एग्जैक्टली फिट बैठ जाए। बहुत छोटा होगा तो उसको बाकी लोग होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो बैठेगा क्यों? और बहुत बड़ा होगा तो अंदर कभी जा ही नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली कुछ ही चीजें ऑब्जर्वेशन वाइज एग्जैक्टली फिट बैठे होंगी, तो वो हीलियम नियॉन को छोड़ करके बाकी सब है। बस ये याद रखना है। आगे बढ़ूं? यस। यहां देर आर नो बॉन्ड्स, जस्ट ट्रैप होकर बैठे रहते हैं। देर आर नो केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। और जैसा तुमने पूछा, कैविटी साइज जो होता है ना, आइए,
Such clathrates formed by dry oxybenzene. No exact chemical formula, but approximately हो गया। यस सर। अच्छा, इसमें अब देखो क्या है, मैक्सिमम रिएक्शंस जीआईसी में हो चुके हैं। कंपाउंड्स में अगर जाएं, कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन बहुत ही कम है, ऐसी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, एक तो सबका शेप पूछता है यार, ये सबका शेप मालूम हो जाएगा ना, बनाने आता है ना सबको शेप, सब हाँ सर। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सबका शेप आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन में एक लिख लो, रेशियो के साथ याद रखना। रेशियो के साथ याद रखना किस रेशियो में क्या बनता है। सबका शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब केमिकल बॉन्डिंग में किए हो। ठीक है, जान ही रहा हूं सब में। जैसे XeF2 का क्या शेप होगा करके दिखाओ तो, XeF2 का शेप लीनियर होगा। हाँ लीनियर, हाँ तो उस पर क्वेश्चन आता है, मतलब खत्म होने वाला है अब ये बहुत ही मैक्स, और मैक्सिमम तुम जीआईसी में कर भी चुके हो, हाइड्रोलिसिस पर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब पी ब्लॉक ऑफिशियली या तो आज ही खत्म हो जाएगा या तो नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम 50 मिनट्स। और सर ये ये नोट कर लिया? 1:20 2:1 सब मोलर रेशियो है, हाँ मोलर रेशियो याद ही रखना। तो सर मतलब इसमें बैलेंसिंग नहीं लगाना है ना?
अच्छा मुझे बताओ, XeF2 के बारे में रिएक्शंस दे रहा हूं। XeF2 का प्रिपरेशन में एक ही ऐड कर लो। लीनियर होता है मालूम होगा। अच्छा ये मुझे बताइए, अगर देखते हैं आप लोगों को GIC याद है कि नहीं, बताओ क्या बनेगा। ये मैंने बताया था, भूल गए? HF प्लस O2 प्लस HF। वेरी गुड, Xe प्लस O2 प्लस HF, पहले ही जान लूं मैं, ठीक है। इनफैक्ट NaOH डालोगे तो कुछ नहीं, सेम काम है, Xe प्लस O2 प्लस NaF बना देना। ठीक है, प्लस H2, सब एक ही काम करते हैं। लुईस PF5 से XeF प्लस और PF6 माइनस। SbF5 के बारे में जानते हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें आपने क्लैथरेट्स के बाद कितने स्लाइड्स कंप्लीट कर लिए? चलो हो गया। सर एक सेकंड। चल आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा PtH प्लस जिनॉन। ये भी SF6 तक ले आता है। XeF4 के बारे में शेप तो मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, स्क्वायर पेनर।
प्रिपरेशन पहले कर ही लिए हो, मुझे बस ये बता दीजिए ये क्या बनेगा अगर याद है तो। Xg plus O2 plus एक्जी प्लस XgO3 plus XgO3. वेरी गुड। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक ऑक्सीजन आएगा 2 F जाने पर। ये जीआईसी में कर चुके हो सब, देख लेना ठीक है ना, इसीलिए रिएक्शंस कम है इसमें, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वाले पानी पर ही आता है, तो आप कर चुके हो पहले से। डन सर। एक सेकंड। आगे बढ़े। ये भी सेम काम करता है SbF5 के साथ। क्या बनाएगा, ट्रेंड याद रखना, SbF5 फ्लोरीन खींचता है और खुद SbF6 माइनस में जाता है, ठीक है। बेंजीन के साथ जब ये करते हैं ना तो ये बनता है। इनफैक्ट बेंजीन के साथ अगर ये करते हैं XeF2 तो भी यही बनता है, दोनों ऐड कर लेना। और साथ में जिनॉन निकलता है उसका, ठीक है। अच्छा, XeF6 के बारे में क्या है, रेशियो बता ही दिया हूं। एक और प्रिपरेशन है, ये बताया था क्या ने, XeF4 प्लस F2O2, इससे भी बनता है पेंटागनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। सर Xg एक बार ड्रॉ करके दिखा सकते हो? क्या क्या बोलो। Xgf6 एक बार आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो? हाँ दिखा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन वैसे यार कुछ किताब बोलते हैं sp3d2 भी है, भगवान जाने क्या है यार, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, जितना पढ़ा हुआ किताब ना दोनों D2 होना चाहिए। दोनों बोलते हैं यार, कुछ बोलता है sp3d2 कुछ बोलता है sp3d2। NCERT में क्या लिखा है सर? कुछ नहीं लिखा है वो सब चीजें।
क्या बोले किसको फॉलो भी रिसेंटली यही हो रहा है sp32, लेकिन पता नहीं इसमें तो यार। आगे बढ़ूं मैं, इसका शेप पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा XGF6 जो है ना, वैसे तो शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा होता है? बेसिकली ये ऐसा है, अच्छा इसके पास एक लोन पेयर भी बचा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हो, ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हो ना? ये जो लोन पेयर है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट पर कहीं है, डीलोकलाइज्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हुआ होगा। इसका बताओ क्या होगा आंसर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर? XGF6 प्लस वाटर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। XGO3 प्लस एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इसमें हो गया, रिडॉक्स में है, XgO3 इसलिए plus नहीं HF। कराया, वो रिडॉक्स का क्वेश्चन है। हाँ XGO3 प्लस HF। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मालूम है ना क्या बनता है? 2 फ्लोरीन की जगह 1 ऑक्सीजन है। हाँ वो सब किए हुए। पहले क्या बनेगा? XgFO OF2। उसके बाद क्या बनेगा? XgO2F2 ना? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, ये H5P3O10 का आपको स्ट्रक्चर किसका? P4O10? H5P3O10 H5P3O10? हाँ सर। नॉर्मली ये नहीं बन रहा। रुको 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 रुको। अच्छा इसको XGF6 खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हारा देखता हूँ। XGF6 के सभी रिएक्शन याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछोगे तो XGF6 ही है। सब रिएक्शंस रट लीजिएगा।
H5P3O10 तो ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस करेंगे सर उधर स्टेटमेंट था H5P3O10 is obtained on hydrolysis of H3P3। आवाज नहीं आया। ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ हाँ सर, उसका हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन हुआ था, वो था H3P3O। नहीं आवाज आ रहा है, थोड़ा फिर से बोलो। O9। अच्छा देखना मुझे स्ट्रक्चर वाइज, H3P3O9 का अगर स्ट्रक्चर है तो पीओपी बॉन्ड्स को ब्रेक करो, शायद ये आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस में करते क्या है ना, जितने पीओपी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके यहाँ पर H और यहाँ OH लगाते रहना है। H3P3O9 नहीं था क्या? हाँ सर। हाँ तो मेरे ख्याल से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया होगा। H3P3O9 का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिलेगा। ये शायद मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6, हाँ इसका करो मिल जाएगा। ये नोट कर लिया सब लोग? ये नोट कर लिया? H3P3O9 ये है ना, चेक करो तो ये होना चाहिए। बॉन्ड ब्रेक करते जाओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, यहाँ लगाओ सॉरी हाँ OH और H, फिर यहाँ बॉन्ड ब्रेक करो, देखो आ गया। सॉरी ये पार्ट आ गया एक, वो एक ही पार्ट पहले उसने एक ही किया है, बोले दोनों ने दोनों किया ही नहीं होगा, उन्होंने एक ही बॉन्ड ब्रेक किया होगा। तो देखो ये आ गया। हाँ सर ऐसे कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर है तो कैसे बनाने का, मतलब ट्रिक क्या है बनाने का? याद ही रखना है, जैसे जनरली होता क्या है ना, H3P3O9 में ऐसे तो इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अगर जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही आ रहा है तो जरूर पीओपी बॉन्ड होगा। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही मैक्सिमम आ रहा है ना, तो पीओपी बॉन्ड्स होगा। तो समझ लेना कि पीओपी बॉन्ड्स तुम्हारा हिंट है। और मुझे H3 ही रखना था और ऑक्सीजन 9 रखना था, तो मैं वहां से मुझे समझ में आ गया कि मैं पीओपी बॉन्ड अगर लीनियर रखूंगा तो भाई मुझे 3 OH में काम नहीं बनेगा, इसका मतलब जरूर वो साइक्लिक होगा। समझा क्या बोला? हाँ सर। वही एक तरीका है। अच्छा तुम लोग का ऑफिशियली पी ब्लॉक मतलब 15 मिनट बाकी है, तो ऑफिशियली पी ब्लॉक इज ओवर, डिक्लेरेशन कर ही सकता हूं। नेक्स्ट क्लास हाफ एन आवर मैक्सिमम जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास शॉर्ट एनालिसिस में जा रहा हूं। और शॉर्ट एनालिसिस भी कहां तक किए थे हम लोग? ड्राई टेस्ट कंप्लीट किया। ड्राई टेस्ट कंप्लीट हुआ।